तो आज की इस क्लास में हम लोग अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। बेटा इसके पहले हम लोग अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध स्थापित करने के लिए सूत्र का निगमन किए थे बेटा। तो सबसे पहले देखें बेटा कि किसके आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। तो सबसे पहले बेटा आप समझें कि ओम का नियम क्या होता है। तो किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल, चालक का पदार्थ एवं ताप में कोई परिवर्तन ना हो तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है और वैद्युत धारा का अनुपात, ये क्या होता है, नियत होता है। तो अर्थात जो ओम का नियम होता है बेटा, ओम के नियमानुसार बेटा हम लोग क्या जानते हैं, नियमानुसार हम लोग को पता है क्या बेटा कि V अपान आई इक्वल किसके होता है, कांस्टेंट के, कांस्टेंट होता है, या इसी को हम क्या मानते हैं बेटा, R। तो इसी को हम लोग किसके थ्रू बेटा, अनुगमन वेग के थ्रू हम सत्यापित करेंगे कि ओम का नियम अनुगमन वेग के आधार पर कैसे हम उसको प्रूव करेंगे बेटा। तो मानेंगे कि माना कोई चालक है जिसकी लंबाई क्या बेटा, स्मॉल एल है। चालक की लंबाई क्या है, स्मॉल एल है, और चालक के जो परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, ए है। चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है। जब चालक को हम लोग किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू क्या करते हैं बेटा, कनेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, बैटरी के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है, उसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, वैद्युत क्षेत्र ई स्थापित हो जाता है, और चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर है क्या है, वो वी है। तो जैसे ही हम लोग स्थापित किए तो सपोज करें कि जो करंट आई का फ्लो हो रहा है, करंट आई का बेटा क्या हो रहा है, वो फ्लो हो रहा है। तो आप जानते हैं बेटा कि लगभग सभी धातुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर असंख्य इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि इस चालक के भीतर चलते हैं। ये चूँकि ये बारंबार जो है आपस में टकराते रहते हैं, और टकराने के पश्चात इनके जो वेग होते हैं, जिस वेग से चलते हैं, वो वेग आपका कौन सा वेग रहता है, अनुगमन वेग रहता है। तो अर्थात जैसे ही हम लोग बैटरी से इसको कनेक्ट किए हैं तो ये जो आपके अनुगमन वेग हैं वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, अर्थात ये सभी जो है किस दिशा में, विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। असंख्य जो इलेक्ट्रॉन है विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। तो ये आपका वैद्युत क्षेत्र है। तो आप देखें इस फिगर में बेटा कि अनुगमन वेग है, अर्थात इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है वो लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है। तो ये जितने भी वेग हैं, कौन से वेग हैं बेटा, ये अनुगमन वेग हैं। तो अब हम लोग इसके बारे में लिखेंगे बेटा कि चूंकि माना चालक की लंबाई स्मॉल एल एवं परिच्छेद का क्षेत्रफल, परिच्छेद का क्षेत्रफल ए है, जब चालक के सिरों के बीच, जब चालक के सिरों के बीच वी विभवांतर क्या किया जाता है बेटा, वी विभवांतर स्थापित किया जाता है, वी विभवांतर स्थापित किया जाता है, तो वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा आई, वैद्युत धारा आई प्रवाहित होने लगती है। वैद्युत धारा आई बेटा क्या होती है, प्रवाहित होने लगती है। तो बेटा अब हम लोग वैद्युत धारा क्या होती है कि आई प्रवाहित होने लगती है। अब लिखेंगे यदि प्रति एकांक आयतन में, यदि प्रति एकांक आयतन में, यदि प्रति एकांक आयतन में मुक्त जो फ्रीली इलेक्ट्रॉन इसमें चल रहे हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल m एवं इलेक्ट्रॉन का वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग अर्थात कौन सा वेग बेटा, वो अनुगमन वेग, अर्थात अनुगमन वेग क्या हो बेटा, वी डी हो तो
VD हो तो क्या होता है बेटा, अभी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको प्रूव किया था, I इक्वल होता है NEAVD, NEAVD और VD इक्वल हो जाएगा I/NEA। ये बेटा क्या हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो लिखेंगे बेटा आप, चूँकि चालक के परिच्छेद का, क्योंकि चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल, क्या माना है बेटा हम लोगों ने, चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, A, चालक के परिच्छेद का क्षेत्रफल A एवं सिरों के बीच, सिरों के बीच क्या बेटा, विभवांतर, हम लोगों ने क्या माना बेटा, विभवांतर V, विभवांतर V हो तो अब क्या करेंगे बेटा, विभवांतर V हो तो अब देखें तो तार के प्रत्येक बिंदु पर, तार के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो बेटा तीव्रता होगी प्रत्येक बिंदु पर, एक बिंदु पर नहीं, अर्थात चालक के प्रत्येक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, अब E इक्वल हो जाएगा V/L के, एक E इक्वल हो जाएगा V/L के हो जाएगा। तो आप लिखेंगे इसको, इक्वेशन नंबर बेटा आप मान लें क्या, सेकंड। तो आप लिखेंगे पुनः, इस क्षेत्र अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस क्षेत्र के कारण प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो बल होगा बेटा, क्योंकि जैसे ही वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गया तो इसमें क्या होगा, एक बल लगेगा, लगने वाला जो बल होगा क्या हो जाएगा बेटा, F इक्वल हो जाएगा E के, जहाँ पर आवेश आपका क्या है, आवेश वाहक का कार्य कौन से कर रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, और किस क्षेत्र में स्थापित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थापित है। तो इसके फार्मूला आप जानते हैं बेटा, चूँकि E इक्वल होता है F/Q के, E इक्वल होता है F/Q के। तो यहाँ आवेश जो है, हमने बताया बेटा कि जो आवेश वाहक है वो क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो आप इक्वेशन सेकंड में देखें कि E की वैल्यू आई है V/L, तो आप लिखेंगे, इसलिए समीकरण किससे बेटा, 2 से, किसका, कैपिटल E अर्थात वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान रखने पर, जब वैल्यू रखेंगे बेटा देन F इक्वल हो जाएगा, E की जगह आप E लिखेंगे और E की जगह क्या रख सकते हैं आप बेटा, V/L इंटू V/ क्या हो गया, L। आप इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लें, थर्ड। अब लिखेंगे बेटा, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m हो तो इस बल के कारण, इस बल मीन्स बेटा ये जो आपका बल लगा था, ये जो इलेक्ट्रॉन टकरा रहे हैं, टकराने में उसमें जो बल दिया गया, और बल कैसे उसको मिला, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इस बल के कारण उत्पन्न त्वरण A इक्वल हो जाएगा किसके बेटा, F/m के, जहाँ m हमने माना बेटा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आप इक्वेशन थर्ड में देखिए बेटा कि F की जो वैल्यू आई है EV/L है। तो आप लिखेंगे, इसलिए समीकरण 3 से किसका, F का मान रखने पर, समीकरण 3 से F का मान रखने पर जब मान रखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा, तो क्या हो गया बेटा, समीकरण 3 से F का मान रखने पर तो A इक्वल F की जगह पे बेटा क्या आप रख सकते हैं, EV/L। तो ये जो F है, F की जगह पे हम क्या रखेंगे, EV/ किसके रख देंगे,
एल के, और यहाँ भी बचा कितना है 1/m, तो इंटू 1/m लिख देंगे, या ऐसे आप लिख सकते हैं A इक्वल टू हो जाएगा EV/ml, EV/ml। ये इक्वेशन नंबर बेटा क्या हो गया आपका 4 हो गया, ये A इक्वल हो गया EV/L। तो आप बेटा फिगर को देखें तो फिगर में देखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें इलेक्ट्रॉन धनायनों से बारंबार टकराते रहते हैं, और टकराने के पश्चात क्या होता है कि ये जो है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गमन करने लगते हैं, अर्थात इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। सपोज करें बेटा ये आपका कोई चालक है, तो इसमें असंख्य इलेक्ट्रॉन, हमने बताया कि लगभग धातुओं में 10⁻29 प्रति मीटर क्यूब की संख्या में ये रहते हैं, तो असंख्य इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इनकी गति कभी आगे होगी कभी इधर होगी, क्योंकि असंख्य रहते हैं, तो असंख्य के कारण, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण जैसे ही एक मूव करेगा, एक एक को पुश करेगा, तो क्या होगा, ये बारंबार ये कभी इधर जाएगा कभी ये इधर जाएगा कभी ये इधर जाएगा, विभिन्न दिशाओं में ये गति करते रहते हैं। तो गति करने के कारण तो हम लोग लिखेंगे बेटा कि क्या स्थिति होती है, तो हम लोग इसके बारे में आप देखें, इसमें लिखेंगे कि यदि, देखिए बेटा क्या लिखेंगे, यदि किसी इलेक्ट्रॉन की धनायनों से हुई क्रमागत बेटा, कौन सी क्रमागत टक्करों के बीच समयांतराल क्या हो बेटा, समयांतराल टाउ हो, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि होगी बेटा, इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि a टाउ होगी। क्या होगी बेटा, a टाउ होगी। तो यहाँ पर बेटा हम लोग देखना है कि जो धनायन है ये बारंबार जब आपस में टकराएंगे तो किन्हीं दो क्रमागत टक्करों के बीच यदि जो उसका टाइम पीरियड हो वो कितना हो बेटा, टाउ हो, तो इलेक्ट्रॉन के वेग में वृद्धि कितनी हो जाएगी, a टाउ होगी, अर्थात a उसका क्या है, त्वरण है। तो जब a टाउ वृद्धि होगी तो किसी क्षण हम लोग माने कि यदि किसी क्षण वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में, इसका मीनिंग समझे बेटा कि किसी क्षण कोई एक पल होगा उसमें हम लोगों ने इस चालक को वैद्युत क्षेत्र से, अर्थात इसमें हम लोगों ने विभव स्थापित नहीं किया था, तो उसकी बात है। अनुपस्थिति में यदि उष्मीय वेग थर्मल वेलोसिटी, उष्मीय वेग u1 हो, उष्मीय वेग जो बेटा होता है वो 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है, और जो आपका अनुगमन वेग होता है 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड होता है। उष्मीय वेग u1 हो, तो अभी ये अनुपस्थिति में था, तो वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह कितना हो जाएगा बेटा, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में ये हो जाएगा आपका u1 + a टाउ 1 होगा। कैसे, क्योंकि आप जानते हैं कि गति का जो प्रथम समीकरण होता है क्या होता है बेटा, चूंकि v इक्वल होता है u + at के, तो यहाँ पर बेटा हम लोगों ने क्या किया है कि v, सपोज करें कि जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन से टकराया तो टकराने के पश्चात उसका वेग यदि क्या हो जाए, v1 हो जाए, और जो उष्मीय वेग हो वो क्या हो, उष्मीय वेग मीन्स जब हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र नहीं लगाया था तो क्या हो गया, u1 + a की जगह पर a, और यहाँ पर जब हम लोगों ने दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समयांतराल माना वो क्या माना, टाउ, तो अर्थात ये क्या हो गया, टाउ 1। तो इसी प्रकार से अन्य इलेक्ट्रॉनों का, तो आप लिखेंगे इसी प्रकार से अन्य इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा तो v1 = u1 + a टाउ 1 हो जाएगा। तो अन्य इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा यदि हम उसको माने, सपोज करें v2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, u2 + a टाउ 2। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालें, v3, तो इक्वल हो जाएगा u3 +
प्लस ए टाउ 3 डॉट डॉट ऐसे सुवान तक ही चलेंगे। लास्ट में फाइनली हम लोग लिख देंगे वी एन इक्वल हो जाएगा यू एन प्लस ए टाउ एन। तो आप देखिए बेटा कि ये हम लोगों ने माना कि जो वेग में वृद्धि हो रही है अर्थात v1 v2 v3 v1 में हो रही है, तो ये जो होगा तो n इलेक्ट्रॉनों के लिए तो आप लिखेंगे, इसलिए आप लोग लिखेंगे सभी n इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा, जो औसत वेग ही कौन सा वेग होगा बेटा, औसत वेग ही अनुगमन वेग क्या होगा बेटा, वीडी होगा। क्योंकि बेटा आप जान रहे हैं असंख्य इलेक्ट्रॉन है, तो असंख्य इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने मान लिया कि टोटल जो इसमें इलेक्ट्रॉन हो क्या हो, एन हो, और उनका जो एवरेज वेलोसिटी होगी वही के किसके बराबर हो जाएगा, वो अनुगमन वेग के बराबर होगा। तो इसलिए आप लिखेंगे बेटा देन वी डी इक्वल, ये जितने आपके वेग आए हैं टोटली को हम क्या कर देंगे, ऐड कर लेंगे और होल अपान क्या कर देंगे एन, चूंकि संख्या टोटल कितनी है एन है। तो आप लिखेंगे u1 प्लस ए टाउ 1 प्लस u2 प्लस ए टाउ 2 प्लस u3 प्लस ए टाउ 3 प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या लिख देंगे बेटा आप un प्लस ए टाउ n, और होल अपान कितना हो जाएगा बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन थे n। तो अब क्या करेंगे कि इसको हम ब्रेक करेंगे, u1 u2 u3 और un का एक पेयर बना देंगे और साथ ही साथ ए टाउ 1 ए टाउ 2 ए टाउ 3 और ए टाउ n का एक पेयर बना देंगे। तो आप लिखेंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 प्लस un होल अपान n हो गया, प्लस आप देखिए बेटा सभी में ए कॉमन है, ए टाउ 1 है, ए टाउ 2 है, ए टाउ 3 है, तो ए आप कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट 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 लास्ट में क्या हो जाएगा आपका टाउ n, और इसका भी होल अपान n होगा। तो आप जानते हैं बेटा ये किसके इक्वल चल रहा था, ये इक्वल चल रहा था बेटा किसके, वी डी के। तो लिखिए, आप लिखें बेटा चूँकि औसत उष्मीय वेग अर्थात क्या होगा बेटा u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un अपान n, इस पूरे की जो वैल्यू होती कितनी होती है बेटा, वो 0 होती है। और साथ ही साथ जो आपका क्या है टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस डॉट 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 प्लस टाउ n अपान किसके n के, ये क्या हो जाएगा टाउ होगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा श्रांति काल, क्या बोलते हैं श्रांति काल, और इंग्लिश में बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। इसकी जो वैल्यू होती है लगभग बेटा 10⁻⁻14 कोटि की होती है। रिलैक्सेशन टाइम की जो वैल्यू होती है 10⁻⁻14 कोटि की होती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक ये वैल्यू जो आई है और एक ऊष्मीय ऊर्जा वाली, दोनों वैल्यू को हम यहाँ पे लाके रख देंगे बेटा। तो आप देखिए बेटा कि कैसे ये होगा, तो क्या आया था बेटा, इसलिए वी डी के इक्वल जो आपका था u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un अपान n, इसकी पूरे की जगह पर आप क्या लिख देंगे बेटा 0 प्लस ये देखें प्लस ए था तो ए हमने लिख दिया बेटा, और साथ ही साथ टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 डॉट 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 प्लस टाउ n अपान n, इसको हम लोगों ने क्या माना बेटा टाउ जो कि श्रांति काल है और लगभग 10⁻⁻14 कोटि का होता है, तो इसको हम लोग क्या लिख दिए टाउ। तो देन वी डी इक्वल कितना आ गया आपका ए टाउ, वी डी इक्वल हो गया ए टाउ। तो आप देखिए बेटा जो इक्वेशन हम लोग 4 निकाले थे, तो यहाँ पर इक्वेशन 4 में बेटा आप देखेंगे कि ए इक्वल आया था ई वी अपान एम एल के, ए इक्वल आया था ई वी अपान एम एल से। तो लिखेंगे इसलिए समीकरण किससे बेटा 4 से, समीकरण 4 से किसका ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर, तो ए का मान बेटा जब हम लोग रखेंगे तो देन
वी डी इक्वल ए की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, ई वी अपान एम एल और इनटू पहले से यहाँ क्या था बेटा, टाउ था। तो ये फार्मूला बेटा हमारा अनुगमन वेग और श्रांतिकाल, अनुगमन वेग श्रांतिकाल और सिरों के बीच विभवांतर के लिए ये संबंध है बेटा। यहाँ कभी कभी आपसे यही पूछा जाता है कि अनुगमन वेग श्रांतिकाल और विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए सूत्र का निगमन करिए। तो एक तो ये बेटा हो गया। अब चूंकि वी डी की वैल्यू कितनी आई है, ई वी अपान एम एल, तो आप इसको इक्वेशन नंबर लिख दें बेटा 5, क्या लिख दें 5। तो यहाँ पर इक्वेशन 5 लिखेंगे बेटा। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट में देखा था कि वी डी इक्वल आया था आई अपान एन ई ए, यहाँ पर बेटा वी डी इक्वल आया था आई अपान एन ई ए। तो आप लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व किससे बेटा 5 से। तो 1 व 5 से, तो इस वी डी की जगह पर बेटा आप देखिए क्या लिख सकते हैं, आई अपान एन ई ए। तो वी डी की जगह पे हम क्या लिखे, आई अपान एन ई ए इक्वल, और यहाँ क्या था बेटा ई वी अपान एम एल इंटू किसके था बेटा, ये टाउ के था। किसके था, ये टाउ के था। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। क्या कर दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ई में ई का करेंगे तो ई स्क्वायर वी ए टाउ इक्वल किसके हो गया, आई एम एल के, आई एम एल के। तो देन ये v और i में रिलेशन आपको निकालना था बेटा, ओम के नियम के अनुसार v और i में रिलेशन निकालना था। तो v को हम लोग लेफ्ट में रहने दे रहे हैं, v और यह जो आपका i था, i को हम लोग कहाँ ले आ रहे हैं, अपान में। तो v अपान हम लोगों ने लिख दिया i। तो जैसे ही हम लोग चूंकि v को यहाँ रखे हैं, तो इसके साथ जो भी ये वैल्यू है, ये जो भी वैल्यू है एन ई स्क्वायर और ए टाउ, ये कहाँ चला जाएगा आपका, हर में। तो इसको आप हर में भेज दीजिए। तो क्या हो गया, एन ई स्क्वायर ए टाउ हो गया बेटा। अब यहाँ बचा क्या है, तो यहाँ बचा मेरा केवल क्या है, एम एल। क्या बचा है, एम एल। तो v अपान आई इक्वल हो गया एम एल अपान एन ई स्क्वायर ए टाउ के, ए टाउ के। तो अब क्या होगा बेटा, तो अब जब देखेंगे तो आप देखें अब क्या हो जाएगा हमारा। तो आप लिखेंगे इसलिए v अपान आई इक्वल हो जाएगा आपका m अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान किसके हो गया बेटा, ए के। तो आप लिखेंगे एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, एक निश्चित ताप पर, ये जो पूरी वैल्यू आई है बेटा, एक निश्चित ताप पर m अपान एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल अपान ए दिए गए तार के लिए क्या है बेटा, नियतांक हैं। दिए गए तार के लिए नियतांक हैं जिसे तार का कौन सा प्रतिरोध बेटा, वैद्युत प्रतिरोध कैपिटल R कहते हैं। तो इस पूरे को बेटा, ये जो पूरी वैल्यू आई है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल R, या इसी को कांस्टेंट बोलते हैं। तो इसलिए अब हम लोग क्या लिखेंगे बेटा कि v अपान आई इक्वल किसके हो जाएगा, ये बेटा कांस्टेंट के, किसके हो जाएगा, कांस्टेंट के, और इक्वल क्या हो गया, कैपिटल R। तो v अपान आई इक्वल कांस्टेंट इक्वल कैपिटल R, और यही बेटा क्या था आपका ओम का नियम। तो आप लिखेंगे यही ओम का क्या है बेटा, नियम है, यही ओम का नियम है। तो बेटा आज की इस क्लास में हम लोगों ने अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन किया, जो अक्सर आपसे बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू।